हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। प्रश्नोत्तर की श्रृंखला में दूसरा वीडियो है। आज फिर हम जो है कुछ विशिष्ट प्रश्नों के साथ जो है आपके समक्ष रखेंगे। ध्यान दीजिएगा, निश्चित ही आप इससे लाभ मिलेगा आपको। 11 क्वेश्चन हो चुके थे फर्स्ट वीडियो में। सेकंड वीडियो में आज हम फिर प्रारंभ करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है जिसमें क्वेश्चन नंबर 12 के रूप में है कि निम्नलिखित में से कौन सा समाज जातिगत निष्ठा को बढ़ावा देगा। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न की प्रकृति को समझने का प्रयास करिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा समाज निम्नलिखित में से कौन सा समाज जातिगत निष्ठा को बढ़ावा देगा। जिसके 4 ऑप्शन हैं। पहला गतिशील समाज, दूसरा मुक्त समाज, तीसरा बंद समाज और चौथा योग्यता आधारित समाज। तो ध्यान रखिएगा एक बिंदु को कि समाज जातिगत निष्ठा यानी समाज जातिगत निष्ठा को बढ़ावा जो है गतिशील समाज देता है कि मुक्त समाज देता है कि बंद समाज देता है या योग्यता आधारित समाज देता है। जो इसका सही ऑप्शन होगा वो तीसरा होगा यानी बंद समाज। बंद समाज में जो है समाज जातिगत निष्ठा को ज़्यादा बढ़ावा दिया जाता है। ये शिक्षा के समाजशास्त्रीय आधार के अंतर्गत प्रश्न आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 पर अगर हम जाते हैं, पियाजे के अनुसार विकास की किस अवस्था में बालक एवं संज्ञानात्मक क्षमता के रूप में प्रतिरूपता की संकल्पना की ग्राह्यता को दर्शाता है। जिसमें पियाजे के जो 4 अवस्थाएं हैं उनमें किस अवस्था में कि संज्ञानात्मक क्षमता के रूप में प्रतिरूपता की संकल्पना की ग्राह्यता को दर्शाता है। जो इसका सही ऑप्शन होगा वो क्वेश्चन नंबर 3 होगा, तीसरा। जो संज्ञानात्मक क्षमता का विकास जो है वो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में होता है। पियाजे के विकास की अवस्थाओं को हम देखते हैं। संवेदी प्रेरक अवस्था पहली अवस्था है, दूसरी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, तीसरी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है और चौथी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है। जिसमें संज्ञानात्मक क्षमता, ध्यान रखिएगा, संज्ञानात्मक क्षमता का विकास जो है वो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के अंतर्गत होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से बुद्धि का कौन सा प्रकार एक इष्टतम विकास सीमा तक पहुंचता है। ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से बुद्धि का कौन सा प्रकार एक इष्टतम विकास सीमा तक पहुंचता है। पहला भावनात्मक बुद्धि, दूसरा सामाजिक बुद्धि, तीसरा संज्ञानात्मक बुद्धि और चौथा आध्यात्मिक बुद्धि। ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा कि बुद्धि का जो इष्टतम प्रकार है, विकास की सीमा है, उच्चतम विकास की सीमा है, वो संज्ञानात्मक बुद्धि के अंतर्गत आएगा। इसलिए क्वेश्चन 14 का जो है तीसरा ऑप्शन सही होगा, संज्ञानात्मक बुद्धि। ठीक, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। ये मैचिंग का है, 2 कॉलम दिए गए हैं। एक में लिखा है बुद्धि के सिद्धांत और दूसरा है बुद्धि के सिद्धांतों के प्रस्तावक। 4 ऑप्शन इधर दिए गए हैं और इधर कई ऑप्शन दिए गए हैं, इसको मैचिंग करना है। समूह कारक सिद्धांत, पदानुक्रमिक संरचना सिद्धांत, बुद्धि संरचना प्रतिमान, भावनात्मक बुद्धि सिद्धांत, इधर सारे जो है उसके प्रस्तावक या प्रवर्तक दिए हैं। अगर हम पहले को देते हैं समूह कारक सिद्धांत, किसने दिया है। बुद्धि के हम बहुत सारे सिद्धांत पढ़ते हैं, जैसे विनय का है एक कारक सिद्धांत, स्पीयरमैन का है द्विकारक सिद्धांत। ऐसे हम तमाम बुद्धि के सिद्धांत पढ़ते हैं। अगर हम समूह कारक सिद्धांत की बात करते हैं तो समूह कारक सिद्धांत किसका है, बर्ड का है। ध्यान रखिएगा,
समूह कारक सिद्धांत किसका है? बर्ड। ठीक है। पदानुक्रमित संरचना सिद्धांत ये वर्णन का है। ठीक है। बुद्धि संरचना ये गिलफोर्ड का है, जो त्रिविमीय मॉडल दिया है। बुद्धि संरचना प्रतिमान जो दिया है वो गिलफोर्ड ने दिया है। और एक नवीन संप्रत्यय है भावनात्मक बुद्धि सिद्धांत, जो दिया है डेनियल गोल्डमैन। इसने दिया है डेनियल गोल्डमैन ने। तो ध्यान रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, इसका आप शॉर्ट स्क्रीन लेकर नोट भी कर लीजिएगा कि बुद्धि के सिद्धांत और बुद्धि के सिद्धांतों के प्रतिपादक। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, विगत परीक्षाओं में पूछा भी गया है और आगे भी पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 16 है कि थॉर्नडाइक के निम्नलिखित में से किस नियमों सिद्धांतों में पावलोव के क्लासिकीय अनुबंधन प्रतिमान का पूर्वानुमान लगाया गया है? ध्यान रखिएगा, कभी थॉर्नडाइक के किस नियम के तहत जो है पावलोव के क्लासिकल अनुबंधन प्रतिमान का पूर्वानुमान लगाया गया कि उसी से जो है पावलोव ने क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। ए है अभ्यास का नियम, 2 है प्रभाव का नियम, तीसरा है तत्वों की प्रबलता का सिद्धांत और चौथा है साहचर्यात्मक स्थानांतरण का सिद्धांत। तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 16 का भी क्वेश्चन नंबर 16 का चौथा है वो सही ऑप्शन है कि साहचर्यात्मक स्थानांतरण का सिद्धांत, जो थॉर्नडाइक के गॉड नियम के अंतर्गत आते हैं। थॉर्नडाइक के 3 मुख्य नियम थे और 5 गौड़ नियम थे। उस 5 गौड़ नियम में एक नियम था साहचर्यात्मक स्थानांतरण का सिद्धांत। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 16 का चौथा जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस क्लासिकीय अनुबंधन प्रक्रियाओं में अप्रतिबंधित उद्दीपक यूसीएस की अनकंडीशनल स्टिमुलस को बंधित उद्दीपक सीएस कंडीशनल स्टिमुलस की समाप्ति के बाद प्रस्तुत किया जाता है? ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा फिर से। निम्नलिखित में से किस क्लासिकीय अनुबंधन प्रक्रियाओं में अप्रतिबंधित उद्दीपक यानी यूसीएस को बंधित उद्दीपक सीएस की समाप्ति के बाद प्रस्तुत किया जाता है? 4 इसके ऑप्शन है। पहला अग्रवर्ती अनुबंधन, दूसरा पश्चवर्ती अनुबंधन, तीसरा चिन्ह अनुबंधन, चौथा समकालिक अनुबंधन। तो जो अप्रतिबंधित उद्दीपक को बंधित उद्दीपक की समाप्ति के बाद प्रस्तुत किया जाता है, तो इसका जो सही ऑप्शन होगा 17 का तीसरा सी, यानी कि चिन्ह अनुबंधन। ठीक। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार यूजीसी नेट जेआरएफ असिस्टेंट प्रोफेसर पीजीटी में पूछा जा चुका है। निम्नलिखित में से कौन सा एक टॉलमैन की अपनी प्रणाली के संशोधन में फ्रायड के प्रेरक सिद्धांत को प्रस्तुत करता है? ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक टॉलमैन की अपनी प्रणाली के संशोधन में फ्रायड के प्रेरक सिद्धांत को प्रस्तुत करता है? 4 ऑप्शन है। समतुल्य विश्वास, दूसरा अंतर्नोद विभेदीकरण, तीसरा भावाभिनिवेश, चौथा क्षेत्र संज्ञान प्रकारता। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो तीसरा है। 18 का जो 18 का जो सही ऑप्शन है थर्ड है भावाभिनिवेश। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 एक वर्ड है साइनेटिक्स। किस वर्ग के बच्चों के प्रबंध के लिए उपयोग की जाने वाली विधि है? ध्यान दीजिएगा, साइनेटिक्स किस वर्ग के बच्चों के प्रबंध के लिए उपयोग की जाने वाली विधि है? जो इसका सही ऑप्शन इसमें ढूंढना है आपको। पहला है प्रतिभाशाली बच्चे, दूसरा है पिछड़े बच्चे,
तीसरा है मंद बुद्धि बच्चे, चौथा है सृजनशील बच्चे। तो ध्यान रखिएगा, जो साइनेटिक्स विधि से जो बच्चों का प्रबंध किया जाता है उसका जो सही ऑप्शन है वो क्रिएटिविटी चिल्ड्रेन, यानी कि सृजनशील बच्चे सही ऑप्शन इसका होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बच्चों के बीच सृजनशीलता को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का परीक्षण किया जाता है? किस विधि का परीक्षण किया जाता है? चार ऑप्शन है, गतिवर्धक अधिगम, दूसरा संवर्धन अधिगम, तीसरा विचारावेश प्रक्रियाएं, चौथा विशेष शिक्षा अधिगम। तो इसमें जो सही ऑप्शन होगा 20 का वो तीसरा होगा कि सृजनशील बच्चों को बढ़ावा देने के लिए किस विधि से परीक्षण किया जाता है? तो विचारावेश प्रक्रियाएं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 में जो है मैचिंग करने के लिए है, मिलान करने के लिए है। एक तरफ है व्यक्तित्व सिद्धांत प्रतिपादक और दूसरी तरफ है प्रतिपादित व्यक्तित्व की अवधारणाएं। जो विद्वान है वो निम्न में से किस व्यक्तित्व की अवधारणा को दिया है? पहला, अगर जैसे हम पहला देखते हैं, पहला नाम है कैटल। कैटल ने निम्न में से क्या दिया, कौन सी व्यक्तित्व की अवधारणा दी है? तो कैटल ने जो व्यक्तित्व की अवधारणा दी है वो पृष्ठ एवं मूल विशेषक के रूप में दी है। ध्यान रखिएगा, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और इसका शॉर्ट स्क्रीन भी आप लेके नोट कर लीजिएगा। कैटल पृष्ठ एवं मूल विशेषक। ठीक है, आलपोर्ट की बात करते हैं तो आलपोर्ट जो है वो तीसरा हो जाएगा कि मुख्य केंद्रवर्ती और गौड़ विशेषक जो व्यक्तित्व की अवधारणा दी है। ठीक, फ्रायड की बात करेंगे तो फ्रायड जैसा आप जानते भी होंगे, फ्रायड ने जो दिया है इद, ईगो, सुपर ईगो, यानी इदम, अहम और पराहम। ठीक, फ्रायड के ही शिष्य युंग की बात करते हैं तो युंग ने जो दिया है वो फर्स्ट हो जाएगा, पहला अंतर्नारी और अंतर्नर, अंतर्नारी और अंतर्नर। एक और है एल्डर या एडलर भी कहते हैं, एडलर भी कहते हैं, एडलर। ठीक है, एल्डर या एडलर ने जो दी है व्यक्तित्व की अवधारणा दी है वो दी है श्रेष्ठता की चार। ठीक, ये क्वेश्चन नंबर 21 है। अब हम क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ अगर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा गया है कि एक अन्वेषक विज्ञान शिक्षण की प्रभाविता की तुलना के लिए दो सुमेलित समूहों का उपयोग करता है। यह अध्ययन निम्नलिखित में से किस परिधि में आएगा? एक अन्वेषक विज्ञान शिक्षण की प्रभाविता की तुलना के लिए दो सुमेलित समूहों का उपयोग करता है। तो इसमें चार ऑप्शन दिए गए हैं, पहला प्रयोगात्मक अध्ययन, दूसरा कारण कार्य आधारित तुलनात्मक अध्ययन, तीसरा विवरणात्मक सर्वेक्षण अध्ययन, चौथा घटना क्रिया मूलक अध्ययन। जो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 22 का जो पहला है प्रयोगात्मक अध्ययन, ये बिल्कुल सटीक और सही ऑप्शन इसका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा गया है कि नीतियों की योजना बनाने में सरकार के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार का अनुसंधान प्रकार सर्वाधिक उपयोगी है? नीतियों की योजना बनाने में सरकार के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार का अनुसंधान प्रकार सर्वाधिक उपयोगी है? तो इसका जो सही ऑप्शन आपको मिलेगा, चार ऑप्शन दिए गए हैं कि सह संबंधनात्मक अध्ययन, सह संबंधनात्मक अध्ययन, दूसरा वर्णनात्मक अध्ययन, तीसरा प्रयोगात्मक अध्ययन, चौथा ऐतिहासिक अध्ययन। जो सरकार की नीतियां हैं अनुसंधान प्रकार में अगर सबसे उपयुक्त होगा तो वो होगा वर्णनात्मक अध्ययन। वर्णनात्मक अध्ययन के द्वारा हम जो है किसी प्रकार का अनुसंधान सर्वाधिक उपयोगी होगा। ठीक,
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ बढ़ते हैं। जब दो विशुद्ध चर साथ साथ समान या विपरीत दिशाओं में परिवर्तित होते हैं तब इस संबंध को दर्शाने की समुचित माप है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जब दो विशुद्ध चर साथ साथ समान या विपरीत, ध्यान दीजिएगा, दिशाओं में परिवर्तित होते हैं तब इस संबंध को दर्शाने की समुचित माप है। इसके 4 ऑप्शन है। आंशिक सहसंबंध, दूसरा बहु सहसंबंध, तीसरा बिंदु द्विक्रमिक सहसंबंध, चौथा फाई गुणांक सहसंबंध। जो इसका सही ऑप्शन होगा 24 का, वो चौथा ऑप्शन सही होगा, फाई गुणांक सहसंबंध। जब दो विशुद्ध चर हो साथ साथ समान या विपरीत दिशाओं में परिवर्तित होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25, x और y दो चरों के बीच एक महत्वपूर्ण सहसंबंध दर्शाता है कि, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। x और y स्वतंत्र हैं, x और y साथ साथ परिवर्तित होते हैं, x y में परिवर्तन करता है, तीसरा और चौथा है y x में परिवर्तन करता है। फिर से ध्यान दीजिएगा प्रश्न को, x और y दो चरों के बीच एक महत्वपूर्ण सहसंबंध दर्शाता है कि, इसका जो सही ऑप्शन होगा वो दूसरा होगा, यानी x और y साथ साथ परिवर्तित होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ पढ़ते हैं, जो शिक्षा के दार्शनिक आधार के अंतर्गत प्रश्न बनाया गया है और ये कई बार पूछा भी जा चुका है, यूजीसी नेट में भी पूछा जा चुका है। ध्यान दीजिएगा, ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है, ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है, इस कथन का समर्थन निम्नलिखित में से कौन सा दर्शन करता है? पहला है आदर्शवाद, दूसरा है प्रकृतिवाद, तीसरा है प्रयोजनवाद और चौथा है यथार्थवाद। ध्यान दीजिएगा कि अक्सर लोग गलती करते हैं कि ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है, ईमानदारी की बात आती है तो सिर्फ आदर्शवाद को समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें जो है सही ऑप्शन जो होगा वो प्रयोजनवाद होगा। और क्यों होगा कि प्रयोजनवाद वह दर्शन है जिसमें सामाजिकता को जो है अत्यधिक महत्व दिया गया है। जॉन डीवी जो इसके प्रबल समर्थकों में है, कहते हैं विद्यालय समाज का लघु रूप होता है। इस रूप में ईमानदारी सर्वोत्तम नीति जो है वो आदर्शवाद की नहीं है बल्कि प्रयोजनवाद की, क्योंकि प्रयोजनवाद के मूल में ही बिना समाज की शिक्षा की संकल्पना हम नहीं कर सकते। ठीक है ना। नेक्स्ट 26 के बाद 27 क्वेश्चन 27 वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, लगभग हर बार परीक्षा में या एजुकेशन सब्जेक्ट का, चाहे पीएचडी एंट्रेंस है या एमएड एंट्रेंस है या विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार ये प्रश्न पूछा गया है। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 27 जो है वो वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि अनुसंधानकर्ता टाइप सेकंड गलती करता है जब वह, 4 ऑप्शन इसके दिए गए हैं। पहला है शून्य परिकल्पना स्वीकार करता है जब वह सत्य हो, शून्य परिकल्पना को अस्वीकार करता है जब वह सत्य हो, शून्य परिकल्पना को स्वीकार करता है जब वह असत्य हो, शून्य परिकल्पना को अस्वीकार करता है जब वह असत्य हो। तो ध्यान दीजिएगा, जब भी इसमें जो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा वो क्वेश्चन नंबर 27 का जो थर्ड जो है तीसरा सही होगा कि शून्य परिकल्पना को स्वीकार करता है जब वह असत्य हो। ध्यान दीजिएगा, जब दो टाइप की तरह की त्रुटि पूछता है, टाइप 1 फर्स्ट और टाइप 2, दो प्रकार की त्रुटि पूछता है। जब परिकल्पना सत्य हो, ठीक है ना, जब परिकल्पना सत्य हो और अस्वीकार किया जाए। ध्यान दीजिएगा, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि जब परिकल्पना, टाइप 1 त्रुटि क्या है, जब
परिकल्पना सत्य हो और अस्वीकार कर दिया जाए तो टाइप 1 टू 3, ठीक है ना। इधर फर्स्ट है टाइप फर्स्ट, ठीक है। टाइप 2 क्या है, जब परिकल्पना असत्य हो, क्या हो, परिकल्पना असत्य हो और वह जो है स्वीकार कर ली जाए, ठीक है ना। तो वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा, टाइप 1 और टाइप 2, ठीक है। कि जब परिकल्पना सत्य हो और स्वीकार किया जाए तो टाइप 1 है, और जब असत्य हो और स्वीकार कर लिया जाए तो टाइप 2 है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि विद्यालय को शुद्ध विज्ञान से लिए गए विषयों को पढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। दर्शन की कौन सी चिंतन धारा के लिए अत्यावश्यक होगा। 4 ऑप्शन है, आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, यथार्थवाद, अस्तित्ववाद। जो इसका सही ऑप्शन होगा यथार्थवाद होगा, क्योंकि यथार्थवाद ही वह दर्शन है जो विज्ञान विषयों को बढ़ावा देता है। यानी कि जो संसार भौतिक जगत जो यथार्थ रूप में हमें दिखाई दे रहा है, जिसे सत्य मानता है, यानी कि विज्ञान को बढ़ावा देने के लिए जो है सबसे अधिक किस दर्शन पर बल दिया गया है, वो यथार्थवाद पर, ध्यान रखिएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय फिल्म गीत की एक पंक्ति इस प्रकार है। भारतीय फिल्म गीत की एक पंक्ति इस प्रकार है, तुम मुझ में हो मैं तुझ में हूँ। ध्यान दीजिएगा, तुम मुझ में हो मैं तुझ में हूँ। इसकी व्याख्या किस दर्शन के विचारों के साथ की जा सकती है, ठीक है ना। 4 ऑप्शन है, वेदांत, सांख्य, जैन, योग, ठीक है ना। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो वेदांत दर्शन होगा। क्यों होगा, क्योंकि इसी में कहा गया है, वेदांत दर्शन में कहा गया है कि अहम ब्रह्मास्मि, ठीक है ना, कि तुम मुझ में हो मैं तुझ में हूँ। जो वाक्य बनाया गया, इससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट विकसित हुआ वो यही कि जो वेदांत दर्शन के अंतर्गत कहा जाता है कि अहम ब्रह्मास्मि, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संदर्भ में शिक्षा की सहायता से सामाजिक परिवर्तन लाने में सबसे बड़ी बाधा किस तथ्य से संबंधित है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है कि भारतीय संदर्भ में शिक्षा की सहायता से सामाजिक परिवर्तन लाने में सबसे बड़ी बाधा किस तथ्य से संबंधित है। नृजातीयता, दूसरा धर्म, तीसरा क्षेत्रवाद, चौथा विभिन्न प्रकार की विविधताएं। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा कि संदर्भ में सामाजिक परिवर्तन लाने में सबसे बड़ी बाधा जो है वो विभिन्न प्रकार की विविधताएं हैं, ठीक। नेक्स्ट अगले वीडियो में हम फिर कुछ प्रश्नों के साथ अपने प्रश्नोत्तरी श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।